आज मैं कैपिटल स्ट्रक्चर का थियोरिटिकल जो पार्ट है, डिफरेंट थ्योरीज, 3 थ्योरी आपके सिलेबस में है, तो 3 थ्योरी के ऊपर आपको समझाऊंगा एंड उसके ऊपर छोटा एक एक प्रॉब्लम कराऊंगा। तो 3 थ्योरीज क्या है? नेट इनकम थ्योरी, नेट ऑपरेटिंग इनकम थ्योरी एंड ट्रेडिशनल अप्रोच। तो नेट इनकम थ्योरी, नेट ऑपरेटिंग इनकम थ्योरी एंड ट्रेडिशनल अप्रोच, ये जो थ्योरीज है ये बेसिकली डील करता है क्या शेयर कैपिटल स्ट्रक्चर के साथ कॉस्ट ऑफ कैपिटल का रिलेशन, ये दर्शाता है। तो हम लोग देखेंगे हर थ्योरीज में क्या वो लोगों को बोलना चाहता है। फर्स्ट आते हैं नेट इनकम। पहले कैलकुलेशन से मतलब समझाने से पहले मैं ये बताना चाहता हूं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द नेट ऑपरेटिंग इनकम एंड नेट इनकम। नेट ऑपरेटिंग इनकम का मतलब है ईबीआईटी और नेट इनकम का मतलब है नेट प्रॉफिट। याद रहेगा, नेट ऑपरेटिंग इनकम का मतलब है अर्निंग टू ऑल कैपिटल प्रोवाइडर, वो चाहे डिवेंचर होल्डर्स हो, डेट होल्डर्स हो, इक्विटी शेयर होल्डर्स हो। और नेट इनकम का मतलब होता है अर्निंग अवेलेबल टू शेयर होल्डर्स। आ जाइए, हर थ्योरी डेवलप करने के लिए मेरा कुछ अजम्पशन रहता है। मेरा एक थ्योरी है, जो बंदा रेगुलर क्लास करता है उसका अच्छा रिजल्ट होना चाहिए। ये थ्योरी का कुछ अजम्पशन है, घर में उसको पढ़ने का मौका मिले, वो घर में रेगुलर पढ़ाई लिखाई करें, उसका खाने का प्रॉपरली केयर रखा जाए, उसको बहुत काम करने के लिए नहीं दिया जाए अदर देन स्टडी। तो लॉजिकली मेरा लॉजिक बोलता है दोनों ही करता है तो बहुत अच्छा रिजल्ट होगा। ये मेरा थ्योरी है। आप बोल ही सकते हैं सर पॉसिबल है हम लोगों का घर में बहुत अच्छा स्टडी रूम? नो सर, क्या पॉसिबल है हम लोगों के घर में बहुत बढ़िया एकदम पौष्टिक आहार लाइन टू लाइन? कुछ लोगों को घर में यस, कुछ लोगों के घर में सर पॉसिबल नहीं है, रहने का ही जगह नहीं है, आप स्टडी रूम बोल रहे हैं। 3, घर का कोई काम नहीं करेगा सर, थप्पड़ मार के घर से निकाल देगा। तो सर मेरे लिए क्या थ्योरी एप्लीकेबल नहीं है? देखिए थ्योरी तो एप्लीकेबल है अगर ये अजम्पशन फुलफिल करते हो। अगर अजम्पशन फुलफिल नहीं करते हो तो जितना हद तक पॉसिबल तुम लोगों का मन का जोर है, जो तुम लोगों के में भरपूर है, उसके ऊपर बेसिस करके तुम लोग जो करोगे वही होगा। जनरल अजम्पशन, क्या है? देयर आर 2 सोर्सेस ऑफ फाइनेंस, इक्विटी एंड डेट। मतलब प्रेफरेंस शेयर्स नहीं, टैक्सेस आर नॉट कंसिडर्ड, मतलब डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स का एग्जिस्टेंस ही नहीं माना जाएगा। डिविडेंड पे आउट रेशियो is constant. No variation in EBIT. EBIT कोई वेरिएशन नहीं करेगा। फर्म हैज परपेचुअल लाइफ, परपेचुअल लाइफ मतलब इनफाइनाइट लाइफ। स्पेसिफिक assumptions, ये जनरल assumption है। सर ये जनरल क्यों स्पेसिफिक? आपको ग्रेजुअली पता चलेगा, जितना थ्योरी कराऊंगा हर थ्योरी में ये जनरल assumption कॉमन है। तो स्पेसिफिक assumption क्या है? जो उस थ्योरी के लिए स्पेसिफिकली एप्लीकेबल है, बाकी के लिए नहीं। कॉस्ट ऑफ डेट इज इंडिपेंडेंट विद द लिवरेज लेवल, मतलब डेट इक्विटी के साथ कॉस्ट ऑफ डेट का कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब थोड़ा समझाइए सर। मैं अगर 20 लाख लोन लेता हूं तब भी 10%, मैं अगर 20 करोड़ का लोन लेता हूं तब भी 10%। मुझे बोलिए तो प्रैक्टिकली ये पॉसिबल है? नो सर, नॉट पॉसिबल। आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, ज्यादा लोन लूंगा तो जो लोन दे रहा है वो डरता है, और जैसे डरना शुरू हो जाता है वो उसका मन में डर पैदा हो जाता है, वो कंपेंसेशन, डर का कंपेंसेशन दैट इज इंटरेस्ट भी ज्यादा मांगता है। यस और नो? यस सर। नो। नंबर 2, दैट इज KD इज कांस्टेंट, नो चेंज इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट। मतलब डिग्री ऑफ लिवरेज, डेट इक्विटी रेशियो को डिग्री ऑफ लिवरेज भी बोलते हैं।
लीवरेज लेवल के साथ, डिग्री नहीं, लीवरेज लेवल के साथ केडी का कोई रिलेशन नहीं है, मतलब केडी कांस्टेंट रहेगा। डेट अगर 100% रहेगा तब भी डेट इक्विटी रेशियो 1 से ज्यादा होगा तब भी वो कांस्टेंट रहेगा। डेट इक्विटी अगर इक्विटी से कम होगा तब भी वो कांस्टेंट ही रहेगा। कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इंडिपेंडेंट विद द लीवरेज लेवल। कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी लीवरेज लेवल के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, वो भी कांस्टेंट है। मतलब कंपनी में आप डेट बढ़ाइए, जैसे ही डेट बढ़ाते हैं आप लोग जानते हैं सर रिस्क ऑफ इंसॉल्वेंसी बढ़ रहा है, कंपनी फिक्स चार्ज ले रहा है, बाई चांस अगर कंपनी का कैश फ्लो प्रॉपर नहीं हुआ तो वो पेमेंट नहीं कर सकेगा। तो इक्विटी शेयर होल्डर के दिमाग में डर आ सकता है कंपनी इतना डेट बढ़ा रहा है, अगर पेमेंट नहीं कर सकेगा तो कंपनी फंस जाएगा। तो कम जैसे ही ये मन में डर पैदा होता है इक्विटी शेयर होल्डर का, तब वैसे ही वो क्या करता है, ज्यादा कंपेंसेशन क्लेम करता है। मतलब उसका रिस्क परसेप्शन बढ़ जाता है और वो केई जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है इक्विटी शेयर होल्डर का वो भी बढ़ा देता है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ डेट। इसका मतलब है रिस्क परसेप्शन ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर ज्यादा है, रिस्क परसेप्शन ऑफ डिवेंचर होल्डर कम है। जो रिस्क परसेप्शन जिसका ज्यादा है वो ज्यादा डिमांड करेगा कॉस्ट का। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज ग्रेटर देन द कॉस्ट ऑफ डेट एंड डेट इज अ चीपर सोर्स ऑफ फिनांस। डेट क्या है, सस्ता है फिनांस एज ए फिनांस सोर्स। तो जनरल assumption क्या था, there are two sources of finance, taxes are not considered, dividend payout ratio constant, no variation of EBIT level, firm has a perpetual life. General assumption. Specific assumption 3, KD constant, KE constant and KE is more than KD. Clear or not? बोलिए। Yes, sir. अब थ्योरी का स्टेटमेंट क्या है, अकॉर्डिंग टू नेट इनकम अप्रोच कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन इज, कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन मतलब कंपोजिशन ऑफ डेट इक्विटी इज रेलिवेंट फॉर द वैल्यूएशन ऑफ द फर्म। यही तो ऑब्जेक्टिव है, क्या कैपिटल स्ट्रक्चर वैल्यू ऑफ द फर्म को डिटरमिन करता है, यस और नो। तो वैल्यू ऑफ द फर्म को अगर डिटरमिन करता है तो सर मेरा लीवरेज हैव एन डायरेक्ट रिलेशन विद द वैल्यूएशन ऑफ द फर्म। वैल्यू ऑफ द फर्म इज डिटरमिन्ड बाय द वैल्यू ऑफ इक्विटी एंड वैल्यू ऑफ द डेट। तो अगर वैल्यू ऑफ डेट एंड वैल्यू ऑफ इक्विटी जोड़ के वैल्यू ऑफ द फर्म आता है, तो मैं अगर इक्विटी का वैल्यू कैलकुलेट करूंगा, डेट का वैल्यू कैलकुलेट करूंगा, देन मेरा वैल्यू ऑफ द फर्म क्या होगा, डिराइव्ड फिगर। तो यहां पर वैल्यू ऑफ द, इसको और एक भी नाम से जाना जाता है, दैट इज रेलिवेंट कैपिटल स्ट्रक्चर रेलिवेंस थ्योरी। रेलिवेंस किसके लिए, वैल्यूएशन के लिए। वैल्यू ऑफ द फर्म, अच्छा नेक्स्ट क्या बोल रहा है, इंक्रीज ऑफ डेट कंपोनेंट, जैसे ही आप डेट कंपोनेंट इंक्रीज करेंगे देयर इज अ डिक्रीज इन कॉस्ट ऑफ कैपिटल। वाई, आप जानते ही है कॉस्ट ऑफ इक्विटी ज्यादा है, कॉस्ट ऑफ डेट कम है, तो जैसे ही आप चीपर सोर्स इस्तेमाल करेंगे आपका ओवरऑल कॉस्ट कम हो जाएगा। तो ओवरऑल कौन सा कॉस्ट, चीपर सोर्स इस्तेमाल कर रहा हूं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बारे में बोल रहा है। किसका कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कैपिटल का दो हिस्सा हो सकता है, डेट एंड इक्विटी। जितना डेट आप ज्यादा बढ़ाएंगे मतलब आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल घटता जाएगा, जैसे ही कॉस्ट ऑफ कैपिटल सॉरी डेट चीपर सोर्स इस्तेमाल करेंगे ऑटोमेटिकली आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होता जाएगा। सिमिलरली डिक्रीज इन इक्विटी कंपोनेंट, जैसे ही डिक्रीज इन इक्विटी कंपोनेंट होगा, और इक्विटी आप लोग जानते ही है दैट इज कॉस्टलियर वन, तो जैसे ही महंगा सोर्स आप इस्तेमाल कम करेंगे वैसे ही सिमिलरली इंक्रीज इन इक्विटी डिक्रीज इन इक्विटी कंपोनेंट विल लीड टू डिक्रीज इन कॉस्ट ऑफ कैपिटल। वाई, मैंने पहले ही बोल दिया इसका रीजन, दैट इज इक्विटी का कॉस्ट ज्यादा होता है देन डेट। तो जो कॉस्टली सोर्स ज्यादा इस्तेमाल करोगे तो खर्चा बढ़ेगा, कॉस्टली सोर्स कम करोगे तो खर्चा कमेगा।
कॉस्ट ऑफ कैपिटल का फॉर्मूला आप जानते हैं, कॉस्ट ऑफ इक्विटी इनटू प्रोपोर्शन ऑफ इक्विटी ऑफ द टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म प्लस प्रोपोर्शन ऑफ डेट ऑन द टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म। वी मतलब टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म, जो इंडिकेट करता है प्रोपोर्शन ऑफ डेट इक्विटी, एंड ये प्रोपोर्शन करता है जो दोनों का प्रोपोर्शन ऑफ इक्विटी एंड प्रोपोर्शन ऑफ डेट। As KE more than KD, increase in the proportion of debt, proportion of debt मतलब टोटल कैपिटल में डेट का प्रोपोर्शन जैसे ही बढ़ाएंगे ये कंपोनेंट बढ़ता जाएगा, इंडिकेट दैट मोर डिपेंडेंसी ऑन द चीपर सोर्स, चीपर सोर्स के ऊपर मोर डिपेंडेंसी होगा, एज अ रिजल्ट वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल विल डिक्रीज्ड, वैल्यू ऑफ द फर्म विल बी इंक्रीज्ड ड्यू टू द लोअर कॉस्ट ऑफ कैपिटल। व्हाई? EBIT by K, EBIT अगर कांस्टेंट है, जितना K डिक्रीज करेगा, K मतलब कॉस्ट ऑफ कैपिटल, उतना ही क्या होता जाएगा, आपका वैल्यू ऑफ द फर्म मैक्सिमम होता जाएगा। Hence the value of the firm is dependent upon the leverage। इसका मतलब डेट इक्विटी के ऊपर वैल्यूएशन ऑफ द फर्म डिपेंड करता है। ऑप्टिमम डेट इक्विटी रेशियो, कौन सा बेस्ट डेट इक्विटी रेशियो होगा, इज इफ द फर्म इज एंटायरली फाइनेंस्ड बाय 100% ऑफ डेट फाइनेंस। तो सबसे अच्छा होगा अगर 100% फाइनेंस होता है डेट का, लेकिन सर अगर 100% डेट से फाइनेंस होगा तो इक्विटी का पोर्शन नहीं रहेगा, तो कंपनी का मालिक कौन हुआ? एग्जैक्टली राइट। तो इसका मतलब है ऐसा तो नहीं हो सकता है। सो मिनिमम यूज ऑफ इक्विटी एंड मैक्सिमम यूज ऑफ लोन, जो आपको ऑप्टिमम डेट इक्विटी मिक्स कहा जाएगा। Therefore, value of the firm is dependent upon the leverage. Leverage मतलब capital structure is relevant for the valuation of the firm. That is the basic preamble, basic underlying concept of this theory. क्या value of the firm के साथ leverage का कोई relation है? Yes, क्यों leverage relation है? सर जितना मैं leverage बढ़ाऊंगा, leverage में debt का प्रोपोर्शन बढ़ाऊंगा, उतना ही debt मेरा cheaper source है, मेरा cost of capital घटता जाएगा। जैसे ही कॉस्ट ऑफ कैपिटल घटता जाएगा, EBIT कांस्टेंट, कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉल कर रहा है, तो वैल्यूएशन ऑफ द फर्म क्या Hoga? डिक्रीज करता, वैल्यूएशन ऑफ द फर्म इंक्रीज करता जाएगा। ठीक है, चल ग्राफिकल प्रेजेंटेशन मैंने दिखाने की कोशिश किया है। ये लाल वाला क्या है, देखो तो, कॉस्ट ऑफ डेट, और ये वाला क्या है, ये वाला क्या है, ग्रीन वाला कॉस्ट ऑफ इक्विटी। दोनों का लाइन पैरेलल है, यस और नो? आपका स्पेसिफिक असम्पशन में था ना बेटा, KD इज इंडिपेंडेंट ऑफ लीवरेज एंड K इज इंडिपेंडेंट ऑफ लीवरेज, मतलब दोनों ही कांस्टेंट है, बोथ आर कांस्टेंट। तो देखिए ये ब्लू लाइन कौन सा है, ब्लू लाइन वैल्यू फर्म, वेरी गुड। ब्लू लाइन का मतलब है ना कॉस्ट ऑफ द कैपिटल। तो देखो कॉस्ट ऑफ द कैपिटल जैसे ही लीवरेज बढ़ा रहे हो, धीरे धीरे ग्रेजुअली फॉल कर रहा है, फॉल कर रहा है। ओके, तो ये मैंने ग्राफिकल प्रेजेंटेशन दिखाया, वो आप लोगों को एग्जाम में दिखाना भी होगा, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। क्लियर और नॉट? यस सर। चलो for a particular firm EBIT, for a particular firm EBIT is rupees 2 lakh. The firm is financed by 10% debt and balance through equity. Given that cost of equity is 12%, value of the firm financed by 10% debt and equity का cost है 12%, दोनों ही constant बोल दिया है। Calculate the value of the firm and overall cost of capital. तो EBIT मेरा कितना था, 2 लाख, less interest on debt 40,000, 10% on 4 lakh, net income 1,60,000, cost of equity constant बोल दिया है, तो value of equity क्या होगा सर, 1,60,000 divided by 12%, that is 1,33,333. value of debt 40,000 divided by 10%, same way 4 lakh। तो वैल्यू क्या, वैल्यूएशन कैसे हुआ
सर इक्विटी प्लस डेट का वैल्यू मिला के 5,33,000। ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होगा? ईबीआईटी आपको पता है, वैल्यू ऑफ द फर्म आपने कैलकुलेट कर लिया, तो ईबीआईटी से वैल्यू ऑफ द फर्म डिवाइड करेंगे तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो जाएगा। सर ऐसा कौन सा फॉर्मूला, वैल्यू ऑफ द फर्म का फॉर्मूला क्या है? ईबीआईटी बाई के जीरो। तो ईबीआईटी बाई के जीरो अगर वैल्यू ऑफ द फर्म है तो सिमिलरली के जीरो इक्वल टू क्या होगा? ईबीआईटी बाई वैल्यू ऑफ द फर्म। वही मैंने किया है। कैसे हुआ ये? डिवाइडेड बाई into 100. Done. Value indicates market value of the firm. ठीक है बेटा? यस सर। चलिए, ये था नेट इनकम अप्रोच। वाई नेट इनकम? देखो मेरा वैल्यूएशन का प्रोसेस में नेट इनकम को कॉस्ट ऑफ इक्विटी से डिवाइड करके ही मेरा वैल्यू ऑफ इक्विटी आया, प्लस डेट के साथ मल्टीप्लाई ऐड करके मेरा वैल्यू ऑफ द फर्म डिटरमिन किया। तो दैट इज नेट इक्विटी अप्रोच। व्हाट इज नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच? सर ये कैसे आया सर? सॉरी, 4 लाख 4 लाख कैसे आया? 40,000 divided by 10%. हेलो, 10% ऑन 4 लाख का अमाउंट क्वेश्चन में तो नहीं दिया हुआ है। अरे 4 लाख बाई 10%। वो सर इंटरेस्ट ऑन डेब्ट का पूछ रही है, तो 10% 4 लाख। ओके, 4 लाख का डेट नहीं दिया है ना? यस सर, वो लेस हुआ है जो। अच्छा अच्छा अच्छा। अमाउंट ऑफ डेट is rupees 4 लाख। okay. Done. यस सर। Net operating approach. General assumption. There are two sources of finance. Taxes are not considered. Dividend payout ratio constant, no variation in VAT level. Farm has a perpetual life. मतलब पहले भी जो था यहाँ पे भी सेम ही है। स्पेसिफिक assumption में चेंज होगा क्या? कॉस्ट ऑफ डेट में कोई चेंज नहीं रहेगा, वो कांस्टेंट रहेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ लीवरेज। कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द लीवरेज। केई इज कांस्टेंट। अच्छा, एक सेकंड। Cost of capital, case E, that is K0, is not dependent on leverage. K0 is not dependent on leverage. Overall cost of capital is dependent on overall business. Overall cost of capital is dependent on the business risk, which is constant and not dependent on the debt equity ratio. मतलब
इसका मतलब क्या है सर? K0 लीवरेज के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। तो K0 किसके ऊपर डिपेंड करेगा? ओवरऑल बिजनेस का रिस्क क्लास कौन सा रिस्क में बिलोंग करता है। मतलब पहले दिखाया है बिजनेस का वैल्यूएशन होता है डेट का अलग, इक्विटी का अलग, दो जोड़ के। इसके बाद में एक्सप्लेन कर रहा हूं, जो नेक्स्ट थ्योरी बोल रहा है, बोला ऐसा डिवैल्यूएशन होता ही नहीं है। वो बिजनेस का ओवरऑल ईबीआईटी देखता है, बिजनेस का रिस्क देख के बिजनेस का कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिटरमिन होता है, उसका बेसिस में बिजनेस का वैल्यू होता है। उसके साथ डेट इक्विटी का कोई डेट इक्विटी का वैल्यू जोड़ के वो वैल्यू नहीं आता है। बिजनेस का अलग वैल्यू होता है। पहला सिस्टम में डेट का वैल्यू अलग, इक्विटी का वैल्यू अलग, जोड़ के इक्विटी का वैल्यू डेट बिजनेस का वैल्यू आता है। लेकिन यहां पर बोल रहे हैं बिजनेस का एज ए होल वैल्यू होता है। वहां से अगर आप डेट का वैल्यू माइनस कर देंगे तो आपके पास इक्विटी का वैल्यू आ जाएगा। वैल्यू ऑफ द फर्म एज ए होल इज ईबीआईटी बाय K0। तो लास्ट कॉस्ट वैल्यू ऑफ द फर्म, वैल्यू ऑफ द इक्विटी is the residual interest in the business, in the value of the business after deducting the value of debt. After deducting the value of debt, value of equity is the residual interest in the value of business after deducting the value of debt. इसका मतलब वैल्यू ऑफ इक्विटी का जो आएगा उसका वैल्यू कैसे डिटरमिन होगा? टोटल वैल्यू का बिजनेस का जो रेसिडुअल इंटरेस्ट है, मतलब टोटल वैल्यू ऑफ द बिजनेस जो मैंने ईबीआईटी बाय K0, जो K0 इज कांस्टेंट है। अगर ईबीआईटी एंड K0 बोथ आर कांस्टेंट, दैट इज वैल्यू इज कांस्टेंट, तो वैल्यू का डिफरेंस क्या होगा? रेसिडुअल इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे? टोटल वैल्यू से अगर मैं डेट का वैल्यू माइनस कर देता हूं तो जो फिगर आएगा दैट इज माय वैल्यू ऑफ इक्विटी। तो वैल्यू ऑफ इक्विटी इज द रेसिडुअल इंटरेस्ट इन द वैल्यू ऑफ बिजनेस आफ्टर डिडक्टिंग द वैल्यू ऑफ डेट। थ्योरी स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? अकॉर्डिंग टू नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन इज इररिलेवेंट फॉर द वैल्यूएशन ऑफ द फर्म। वहां पर क्या था नेट ऑपरेटिंग अप्रोच में, इनकम अप्रोच में? According to this approach, net income approach, capital structure decision is a relevant for the value of the firm. यहां पर net income approach, capital structure decision is irrelevant for the valuation of the firm. Firm cannot increase its value using more debt. डेट इस्तेमाल ज्यादा करके आप वैल्यू इंक्रीज करेंगे, ये थ्योरी नहीं मानता है। Firm can increase its value by using more debt in the capital structure. Firm can increase its value of equity by using more debt in the capital structure. हाँ, इक्विटी का वैल्यू चेंज कर सकता है। वैल्यू ऑफ द फर्म इज डिपेंडेंट अपॉन, वैल्यू ऑफ द फर्म किसके ऊपर डिपेंडेंट है? नेचर ऑफ द इन्वेस्टमेंट, ईबीआईटी लेवल, ओवरऑल ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। मतलब ईबीआईटी, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड नेचर ऑफ इन्वेस्टमेंट, इसके ऊपर वैल्यू ऑफ द फर्म डिपेंडेंट है, ना कि डेट इक्विटी रेशियो के ऊपर। वैल्यू ऑफ द लीवर्ड फर्म, दैट इज लीवर्ड बिजनेस, इक्वल टू वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फर्म। इसका मतलब है डेट इक्विटी रेशियो मेरा रेलिवेंट नहीं है, तो जो वैल्यू में डेट है, जो फर्म में डेट है और जो फर्म में डेट नहीं है, दोनों का बाकी सब सेम है, सिर्फ कैपिटल स्ट्रक्चर अलग है, तो मैं ये नहीं बोल सकता हूं ओवरऑल फर्म डिफरेंट होगा। लीवर्ड फर्म मींस यूजिंग द डेट इन कैपिटल स्ट्रक्चर, सो लीवरेज पोजीशन ऑफ द फर्म इररिलेवेंट फॉर द वैल्यूएशन। मतलब फर्म में कैपिटल स्ट्रक्चर में लोन है और नहीं है, इसके ऊपर वैल्यू ऑफ द फर्म डिपेंड नहीं करता है, वो सेम रहेगा। इफ other things are constant,
अदर थिंग्स मतलब नेचर ऑफ इन्वेस्टमेंट, ईबीआईटी, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये अगर सेम रहता है, बिजनेस बेस सेम रहता है, तो वैल्यू ऑफ द फर्म ऑफ लिवर्ड फर्म और अनलिवर्ड फर्म सेम रहेगा। वैल्यू ऑफ द फर्म इज कांस्टेंट, increase in the value of debt will lead to decrease in the value of equity. मैथमेटिकली देखने की कोशिश करेंगे। कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है? K0 इक्वल टू KE प्रोपोर्शन ऑफ इक्विटी एंड प्रोपोर्शन ऑफ डेट। As K0 and KD is a constant and B equal to E plus D, मैं क्या लिख सकता हूं? KE into E by B equal to K0 minus KD by D by V. Yes or no? मैंने इंटरचेंज किया, KD को यहां लाया और K0 से यहां पर लेके गया। KE माइनस क्या होगा? KE इक्वल टू K0 इंटू KD इंटू D by V ओवरऑल इंटू V by E। ये E by V मल्टीप्लाई होगा, V by V हो गया। तो KE इक्वल टू क्या हुआ? K0 इंटू V by E माइनस KD इंटू D by E। वाई सर देखो V कट जाएगा तो यही बचा रहेगा। दिखाने के लिए एक बार, डी बाई वी का मतलब क्या होता है? डी बाई वी। इसका मतलब क्या हुआ? V बाई ई। तो अगर आप ध्यान से देखिएगा तो आप लोगों को एक चीज लगेगा, K0 के साथ V मल्टीप्लाई करेंगे और DE के साथ DE मल्टीप्लाई करेंगे। डन। KE का मतलब क्या हुआ? K0 V का मतलब क्या होता है बेटा? EBIT डिवाइड क्या बाय होता 3। है? E प्लस E। यस और नो? यस सर। और इसका मतलब क्या होता है? D बाई E। आ जाओ, तो यहां पर भी आ गया D बाई E। यस और नो? K0 D प्लस E बाई E मतलब क्या है? K0 इंटू D बाई E प्लस K0 इंटू E बाई E। यस और नो? यस सर। E बाई E, ये D बाई E। तो E कट जाएगा, क्या रहेगा? KE इक्वल टू DE कॉमन लेके मैं कर सकता हूं एक जगह। जल्दी रे। हाँ तो बाप बेटा नहीं है ना, उधर है ना। बोलती करे हमसे तो 12 बजे आएगी तो हम लाने के लिए बोल रहे थे 12 बजे। धन्यवाद। चेक 6 में 6 अब फ्लास धन्यवाद। कमरे मन के लेके जा, फिर हम बोला ना
तो क्या होगा कि 0 एंड ये कंपोनेंट से ये कंपोनेंट में डी कॉमन ले सकता हूं, तो K0 माइनस KD और E कट जाएगा, सिर्फ KE पड़ा बचा रहेगा। तो देखो KE का फॉर्मूला क्या हुआ, K0 प्लस K0 माइनस KD इंटू D बाई E, यस और नो। KE इक्वल टू K0 प्लस K0 माइनस KD इन द प्रोपोर्शन ऑफ डेट इक्विटी। तो देखो इंक्रीज ऑफ डेट कंपोनेंट, जैसे ही आप डेट कंपोनेंट बढ़ाएंगे डेट इक्विटी रेशियो बढ़ जाएगा, ऑटोमेटिकली आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी इंक्रीज करता जाएगा। सिमिलरली डिक्रीज इन द डेट कंपोनेंट विल लीड टू इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल, देयरफॉर वैल्यू ऑफ द इक्विटी विल बी डिक्रीज। जैसे ही कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़ेगा वैल्यू ऑफ द फर्म डिक्रीज करेगा। तो सर आइए ग्राफिकल में, ये रेड क्या है, कॉस्ट ऑफ डी, ग्रीन क्या है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, दोनों ही कांस्टेंट बोला है। तो चेंज कौन सा हो रहा है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। देखो जैसे ही डेट इक्विटी रेशियो बढ़ रहा है, इक्विटी शेयर होल्डर ज्यादा सोच रहा है मेरा तो रिस्क हो जाएगा, मेरा रिस्क ऑफ इंसॉल्वेंसी बढ़ जाएगा। जैसे ही रिस्क ऑफ इंसॉल्वेंसी बढ़ रहा है वो लोग ज्यादा कंपेंसेशन डिमांड करेगा और उसका वैल्यू बढ़ता जाएगा। देखो 80% के ई में बढ़ता ही जा रहा है, 90% में एकदम क्लियर और नॉट? यस सर। चलिए, for a particular firm EBIT 2 lakh, value of the firm is financed by 10% debt and balance through equity, cost of capital 12%, calculate the value of the firm, net operating income approach. The debt is rupees 4 lakh. चलो, EBIT 2 लाख, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल 12%, तो वैल्यू ऑफ द फर्म पहले ही कैलकुलेट कर लेंगे 60, दैट इज EBIT बाय K0 जो कांस्टेंट है। नॉर्मली क्या फर्स्ट अप्रोच में K0 का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट किए थे, यहां पर K0 का वैल्यू हम लोग आराम से निकाल सकते हैं बिकॉज बोल दिया रहता है, ये कांस्टेंट है, दैट्स व्हाई गिवन। 2 लाख बाय 12,000 करके 16,66,667 लेस 10% डेट, 10% डेट मतलब 4 लाख। तो मैंने क्या बोला था, वैल्यू ऑफ इक्विटी क्या होगा, दैट इज द प्रोपोर्शन ऑफ रेसिडुअल इंटरेस्ट, सॉरी प्रोपोर्शन नहीं, रेसिडुअल इंटरेस्ट इन द वैल्यू ऑफ द फर्म। तो टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म इज 16 लाख, जहां पर रेसिडुअल इंटरेस्ट क्या होएगा, डिबेंचर डेट माइनस करने के बाद 4 लाख माइनस करने के बाद 12 लाख। तो कंप्यूटेशन ऑफ नेट इनकम क्या होगा, EBIT 2 लाख, इंटरेस्ट कॉस्ट 40,000, नेट इनकम 1,60,000, वैल्यू ऑफ इक्विटी मैंने पहले ही कैलकुलेट कर दिया था, तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या होगा 12.67%। जैसे ही और डेट बढ़ाएंगे आप देखते जाएंगे आपका ये कॉस्ट बढ़ता जा रहा है। ओके, इसका लॉजिक मैंने मैथमेटिकली भी दिखा दिया है यहां पर। जैसे ही आप डेट बढ़ाएंगे तो ये तो K0 तो ज्यादा है KD से, तो जैसे ही आप प्रोपोर्शन ऑफ डेट बढ़ाएंगे तो ये पॉजिटिव फिगर बढ़ता जाएगा, यस और नो? जितना प्रोपोर्शन बढ़ाएंगे ये भी एक पॉजिटिव फिगर है, ये टोटल भी एक पॉजिटिव फिगर है, तो प्रोपोर्शन बढ़ता जाएगा, यस और नो? जैसे ही बढ़ता जाएगा तो KE बढ़ता जाएगा। तो दैट इज द नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। देख लीजिए, कोई डाउट तो बोलिए। अगर सर डेप्ट बढ़ाएंगे तो इक्विटी बढ़ेगा और सर वैल्यू ऑफ फर्म तो डिक्रीज होगा ना सर? ना वैल्यू ऑफ द फर्म कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। यस, वैल्यू ऑफ द फर्म कांस्टेंट, वो चेंज नहीं होगा। लेकिन पहले अप्रोच में वैल्यू ऑफ द फर्म इज द सम टोटल ऑफ दोनों के अप्रोच। देखो कोई मानता है मेरा जिंदगी उसका मम्मी और पापा का जिंदगी को मिला के, मतलब उसका फैमिली का वैल्यू, मतलब चलो वो डिफिकल्ट हो जाएगा। एक बिजनेस का वैल्यू उसका इक्विटी वैल्यू एंड डेट वैल्यू दोनों मिला के आता है। कोई मानता है बिजनेस का वैल्यू इक्विटी और डेट मिला के नहीं आता है, बिजनेस का खुद का वैल्यू होता है। मतलब पहले का अप्रोच ठंडे दिमाग से सोचो,
पहले का अप्रोच का मतलब है, आप बोल ही सकते सर दोनों तो सेम ही है ना। पहले अप्रोच का मतलब है तुम दोनों डेट और इक्विटी मिला के मेरा जिंदगी है। दूसरा अप्रोच बोल रहा है तुम दोनों से मेरा जिंदगी नहीं होता है, मेरा वैल्यूएशन खुद मार्केट करता है, बिजनेस का वैल्यू। वहां से डेट माइनस करने से तुम्हारा वैल्यू आता है, तुम इक्विटी का। दोनों के अप्रोच दोनों ही प्लस, लेकिन दोनों का सोचने का अप्रोच अलग। पहले में सोचता है दोनों मिला के अब वैल्यू ऑफ बिजनेस का और फैमिली का वैल्यू होता है, और दूसरा केस में बिजनेस का वैल्यू होता है ऑलरेडी गिवन, वो मार्केट डिटरमिन करता है। मतलब मार्केट डेट का अलग इक्विटी का अलग वैल्यू करके बिजनेस का वैल्यू नहीं करता है, मार्केट बिजनेस का वैल्यू पहले करता है, वहां से डेट माइनस करके इक्विटी का वैल्यू कैलकुलेट करता है। यस सर, समझ गए। क्लियर? जी सर। चलो, तो क्या यहां पर कॉस्ट ऑफ इक्विटी कांस्टेंट है? नो सर, इंक्रीजिंग ट्रेंड। नो। सो डेट कंपोनेंट, अच्छा, इंक्रीजिंग कॉस्ट ऑफ इक्विटी बोल ही दिया है। नाउ ट्रेडिशनल approach, that is the last approach for the theory part. Assumption, यहां पर भी जनरल assumption देखो सेम, two sources, taxes not considered, debt equity ratio constant, no variation of equity EBIT level, firm has a perpetual life. Specific assumption, cost of debt is more or less constant up to certain degree of leverage, मतलब जो बाकी दो लोगों से एकदम अलग है। बोल रहा है cost of debt up to certain extent constant है। 25 लाख तक लोन सर आप 10% में ले सकते हैं, लेकिन जैसे ही 25 लाख से 50 लाख तक लोन लेंगे आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा बढ़ जाएगा। लेकिन 50 लाख से भी ऊपर अगर लेना चाहता है देन बहुत हाई रेट इंटरेस्ट रेट चार्ज करेगा। तो अप टू सर्टेन डिग्री ऑफ लीवरेज इट इज कांस्टेंट, बियॉन्ड दैट इट इज इंक्रीजिंग बट एट अ लोअर रेट, बढ़ रहा है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन आफ्टर दैट पॉइंट इट इज इंक्रीजिंग एट अ हायर रेट। The cost of debt is more or less constant up to certain degree of leverage, but rise thereafter increasingly at a higher rate with the increase the leverage. तो एक लेवल तक वो कांस्टेंट है, इसके बाद थ्योरी बोल रहा है उसके बाद जैसे ही बढ़ाएंगे वो इंक्रीज करेगा एट हायर रेट। Cost of debt more or less is constant, cost of equity is more or less constant up to certain degree of leverage, but rises thereafter sharply with the increase of leverage. एक लिमिट तक वो कांस्टेंट रहता है, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ना शुरू कर देता है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज मोर देन कॉस्ट ऑफ डेट। आते हैं सिचुएशन 1, 3 सिचुएशन में थ्योरी एग्जाम में आता है। फर्स्ट सिचुएशन बोल रहा है एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज डिक्रीज अप टू सर्टेन डिग्री ऑफ लिवरेज एज, क्यों? बोथ कॉस्ट ऑफ डेट एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी आर कांस्टेंट, दोनों ही कांस्टेंट है, दैट्स व्हाई अप टू सर्टेन डिग्री क्या होगा, एंड कॉस्ट ऑफ डेट चीपर है, तो मैं जितना लिवरेज बढ़ाऊंगा मेरा ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉल करेगा एंड द वैल्यू ऑफ द फर्म मैक्सिमम हो जाएगा। Using the more debt will lead to the decrease in overall cost of capital. जैसे ही उस पॉइंट तक आप डेट बढ़ाते जाएंगे आपका ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉल करता जाएगा, दैट इज वैल्यू ऑफ द फर्म इंक्रीजिंग अप टू सर्टेन पॉइंट। सिचुएशन 2, आफ्टर दैट पॉइंट ऑफ लिवरेज कॉस्ट ऑफ इक्विटी एंड डेट इज इंक्रीजिंग ग्रेजुअली। After the point of leverage, cost of equity and cost of debt is increasing gradually with the increase of leverage. However, cost of debt is still lower than cost of equity. Why? Increasing gradually with the increase of leverage, where the rate of
increasing rate of increase in cost of debt is lower now, where the rate of increasing cost is lower. For both debt and equity. However, the cost of debt is still lower. Cost of debt is still lower than the cost of equity, and benefit of low cost debt is adjusted with the higher cost of equity. मतलब डेट इक्विटी बढ़ रहा है लेकिन तब भी क्या जो इंक्रीज कर रहा है भाई, स्लाइटली इंक्रीज कर रहा है. ये स्लाइटली इंक्रीज करने से मेरा क्या हुआ, डेट का जो बेनिफिट, अभी भी मेरा डेट का बेनिफिट मुझे मिल रहा है, एडजस्टेड विद द हायर कॉस्ट ऑफ इक्विटी. मतलब डेट का बेनिफिट मेरा हायर कॉस्ट ऑफ इक्विटी से अभी भी एडजस्ट कर सकते हैं. As a result, overall cost of capital, as a result, the overall cost of capital is more or less constant. मतलब इससे क्या हुआ, मेरा वैल्यू डिक्रीज तो नहीं कर रहा है लेकिन कांस्टेंट हो गया. The value of the firm will be maximum at this point. Situation 3. Beyond that point of leverage, both cost of debt and equity will increasing at higher rate. आगे पहले increase कर रहा था at a lower rate. Increase where the rate of increase the value of the firm will be maximum at that point. The value of the firm will be maximum at that point. the value. Situation 3 में क्या है, being Situation 3, beyond that point, leverage of both cost of debt and cost of equity at a higher rate. As a result, overall cost of capital is increasing and value of the firm is decreasing. Both increasing कर रहा है at a higher rate में. तो सिचुएशन 1 एक बार इलस्ट्रेट करते हैं जहां पर दोनों ही कांस्टेंट रहता है, ऑटोमेटिकली ओवरऑल कॉस्ट फॉल करता है. ऐशानी पाखा दरजाटा बंद करो. नंबर सिचुएशन 2, डेट और इक्विटी दोनों ही इंक्रीज कर रहा है बट अ वेरी लोअर रेट. एज एन इफेक्ट वी कैन एंजॉय द बेनिफिट ऑफ द इंक्रीज करने से भी कोई फायदा नहीं हुआ, तब भी मेरा इक्विटी ज्यादा है देन कॉस्ट, तो मैं लो कॉस्ट का एडवांटेज और लो कॉस्ट ऑफ डेट का एडवांटेज मुझे मिलेगा. तो ये पॉइंट तक धीरे धीरे कम होते होते कांस्टेंट हो जाएगा. उसके बाद क्या हो जाएगा, दोनों ही एट इंक्रीज रेट में बढ़ेगा. एक पॉइंट के बाद दोनों ही सोचने लगेगा मेरे लिए तो रिस्क पोजीशन है, तो दोनों ही कॉस्ट बढ़ता जाएगा. तो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ता जाएगा, वैल्यू ऑफ द फर्म डिक्रीज करता जाएगा. देखिए तो जिंदगी में कभी ये प्रॉब्लम आप लोगों ने देखा है? ये प्रॉब्लम जिंदगी में कभी देखा है? नो सर. नहीं. क्या सोच के रखे हो, बिना पढ़ाई करके क्लास चलेगा? एक बार कॉस्ट ऑफ कैपिटल का नोट्स देख लेना. तो यस सर, बोल रहे. एटलीस्ट 3 प्रॉब्लम कराया है, 2 प्रॉब्लम मैंने कराया और 1 प्रॉब्लम घर में करने के लिए दिया था. वहां पर भी मैंने बोला था ये बहुत बड़ा काम में है.
सॉल्यूशन। ओके, तो कॉस्ट ऑफ परसेंटेज ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ डेट बोल दिया है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी बोल दिया है, परसेंटेज ऑफ इक्विटी बोल दिया है। अच्छी तरह से देखो तो क्वेश्चन में ही देखो, एक लेवल तक कांस्टेंट है, उसके बाद धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है 0.5 करके, उसके बाद एक छलांग में 33% 2% इंक्रीज कर रहा है। इक्विटी का हाल देखिए सेम, पहला कुछ पॉइंट तक कांस्टेंट है, उसके बाद इंक्रीज कर रहा है 0.5, उसके बाद 1, उसके बाद 1.5, उसके बाद 4.5। तो सिचुएशन क्या हुआ? ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल 12%, 11.3%, 11%, 10.75%, 11.8%, 11%, एक साथ एकदम 1.8%, मतलब और इंक्रीज कर गया। तो ये फर्स्ट पोर्शन आपका था क्या? सिचुएशन 1, दैट इज सिचुएशन 2, और इसके बाद धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, दैट इज सिचुएशन 3। तो ग्राफिकली देखिए, दैट इज कॉस्ट ऑफ डेट, जो पहले कांस्टेंट हुआ था, देखिए यहां पर धीरे धीरे इंक्रीज कर रहे हैं। यहां पर का जो स्लोप है, इस एरिया का जो स्लोप है और इस एरिया का जो स्लोप है, देखिए एक नहीं है। देखिए यहां का स्लोप बहुत एकदम शार्प है, और यहां पर स्लोप वेरी इंक्रीज कर रहा है, लेकिन स्लोप इतना शार्प नहीं है। ग्रीन कॉस्ट ऑफ इक्विटी पहला कांस्टेंट, उसके बाद धीरे 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 इंक्रीज कर रहा है छोटा छोटा करके, इसके बाद एकदम शार्प इंक्रीज। तो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल पहले डिक्रीज करेगा बिकॉज कॉस्ट ऑफ डेट बहुत कम है, उसके बाद धीरे धीरे क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। सो क्लियर, ये सिचुएशन 1, सिचुएशन 2 एंड ये पार्ट सिचुएशन 3। एग्री और नॉट? यस सर, एग्री। तो तीनों को ही मैंने 3 कैटेगरी में आप लोगों को दिखा दिया है। तो यहां तक कोई डाउट तो बोलिए थ्योरी में। मैं सिर्फ एक लाइन लिख दूंगा, वो ठीक नहीं हुआ है। सिचुएशन 1 यूजिंग, अच्छा सिचुएशन 2 में after that point of leverage, the cost of equity and cost of debt is increasing gradually at a lower rate with the increase of leverage. However, the cost of debt is still lower than the cost of equity, and benefit of the low cost debt is adjusted with the higher cost of equity. As a result, overall cost of capital is more or less constant or increases insignificantly. Constant or increase karega insignificantly. The value of the firm will be maximum at this point of leverage.
ओके। ठीक है, यस सर। यस सर। सिचुएशन 1, सिचुएशन 2, सिचुएशन 3। चलिए, तो मेरा कैपिटल स्ट्रक्चर भी समाप्त हो गया। अब मुझे एक चीज देखना है, उसके बाद ही मैं क्लास को बढ़ाऊंगा। मुझे 3-4 मिनट का टाइम लगेगा, ठीक है? ओके सर। होल्ड करो। फिनेंशियल मैनेजमेंट जो काम होता है, बेसिकली जो ऑब्जेक्टिव ऑफ फिनेंशियल मैनेजमेंट हम लोग अगर पूछना चाहते हैं, बेसिकली फिनेंशियल मैनेजमेंट का जो काम होता है वो किस 3 डिसीजन के ऊपर। फिनांसिंग डिसीजन, कहां कहां से फिनांस कराएंगे, उसका कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होगा, उसका कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होगा, लीवरेज क्या होगा। दूसरा इन्वेस्टमेंट डिसीजन, कैपिटल बजटिंग जो हम लोगों ने किए थे, उसका एनपीवी क्या है, वो क्या प्रेजेंट वैल्यू उसका ज्यादा होगा और नहीं। एंड थर्ड है डिविडेंड डिसीजन, जो एसजे मैम ने कराया है आप लोगों को। तो तीनों केस में एक कॉमन फंडामेंटल एरिया है, क्या? ये तीनों केस में फंडामेंटल एरिया है, वो क्या है? दैट इज, वो फिनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव को क्लियर करना चाहता है ना। सवाल है व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। देयर आर 2 ऑब्जेक्टिव्स, वन इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और दूसरा वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। तो बोलिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन? दैट इज लार्ज अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, हाई प्रॉफिट। आपको ऐसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट का डिसीजन लेना है जिससे प्रॉफिट ज्यादा है, ना ऐसा फाइनेंशियल डिसीजन लेना है जिससे हाई मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर, हाई मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर, दैट इज अ हाई लार्ज अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। दूसरा है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, दैट इज मैक्सिमाइजेशन ऑफ वैल्यू ऑफ शेयर, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, maximization of market value of shares. प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ये कॉन्सेप्ट को ट्रेडिशनली, ये कॉन्सेप्ट को फॉलो किया जाता था, जहां पर मान के चलते थे फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना। व्हाटएवर डिसीजन यू वांट टू टेक, आपका दिमाग में रहना चाहिए प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा, पैसा ज्यादा आना चाहिए। लेकिन ये कॉन्सेप्ट को सीवियरली क्रिटिसाइज किया गया है डिफरेंट कारण के लिए। 1, सर कौन सा प्रॉफिट, बिफोर टैक्स ना आफ्टर टैक्स, ऑपरेटिंग प्रॉफिट ना नेट इनकम। मतलब प्रॉफिट टर्म इज नॉट क्लियर। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन तो बोला है, लेकिन टर्म तो क्लियर नहीं है। एक एक लोगों के पास एक एक मतलब क्लियर कर रहा है। दूसरा, जिस ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव नहीं है, कॉलेज, स्कूल, गवर्नमेंट, उसमें तो देन फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं लगना चाहिए लॉजिकली। आप तो बोला है मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव, तो अगर
प्रॉफिट ही नहीं होता है ऑर्गेनाइजेशन में, तो वहां पर फाइनेंशियल मैनेजमेंट होना ही नहीं चाहिए। लेकिन हम लोग प्रैक्टिकली देखते हैं नहीं, वहां पर भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट होना चाहिए। मैनेजमेंट ऑफ फिनेंसेस का मतलब है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो उसका ऑब्जेक्टिव से अगर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन से होगा तो वो तो क्लियर नहीं है। दूसरा, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में ईयर 1 में 10,000, ईयर 2 में 10,000, ईयर 3 में 10,000, ईयर 4 में 10,000, ईयर 5 में 10,000, आप लोग आराम से बोल देंगे सर प्रोजेक्ट में प्रॉफिट आया 50,000। जानिए ना, नीचे देखे ना, नीचे देखे ना, আমি পড়াচ্ছি যে ইয়ার্কি হচ্ছে নাকি বলতে পারবো না, দেখে না যা আছে ওখানটাই আছে, খুঁজে খুঁজে দেখে না। आपने ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, ईयर 5 को ऐड कर दिया। आपने एक बार भी नहीं सोचा, जैसे मेरा साथ आपका कंपैरिजन नहीं हो सकता ईयर 1 के प्रॉफिट के साथ ईयर 2 का कंपैरिजन कैसे होगा, जैसे ईयर 1 के साथ ईयर 2 का कंपैरिजन नहीं होगा, वैसे ही क्या करेंगे, हम लोग तो सर ऐसे ऐड नहीं कर सकते हैं, बिकॉज हम लोगों ने फाइनेंशियल मैनेजमेंट में इतना दिन में तो सीखा है मनी हैव एंड टाइम वैल्यू, डिस्काउंटिंग करके ऐड कर सकते हैं, लेकिन आपने तो सर प्रॉफिट बोला है तो प्रॉफिट आराम से ऐड हो सकता है, नो। तीसरा, तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को इग्नोर करते हैं। फोर्थ, सिर्फ प्रॉफिट होना ही इंपॉर्टेंट है, उसका जो एसोसिएटेड बहुत रिस्क में प्रॉफिट कैलकुलेट किया, तो रिस्क फैक्टर इंपॉर्टेंट नहीं है सर, प्रॉफिट कॉन्सेप्ट में रिस्क फैक्टर को इग्नोर करते हैं। चौथा, प्रॉफिट ऑलवेज अ सब्जेक्टिव आइटम, आप लोग जानते हैं, मैं अगर प्रोविजन का अमाउंट बढ़ा देता हूं, डिप्रिसिएशन का अमाउंट बढ़ा देता हूं, प्रॉफिट घट जाता है, वाइस वर्सा, प्रॉफिट एंड प्रोविजन घटा देता हूं, डिप्रिसिएशन अमाउंट कम करता हूं तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा, तो सर ये तो मैनिपुलेशन हो सकता है। यस, तो द टर्म इज वेग, टाइमिंग ऑफ रिटर्न, तो एक एक करके आते हैं। Traditionally, it is believed that primary objective of the firm is to earn profit and maximize the profit. Profit earn करो, profit को maximize करो. Hence, the objective of the financial management is also profit maximization. This implies that financial manager has to make his decision. Decision मतलब investment, financing, and कौन-सा decisions? Investment, financing, and dividend decisions in such a manner so that profit of the concern is maximized. मतलब तीनों डिसीजन आप ऐसे लीजिए जिससे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो। However, profit maximization limited is the restricted or limited concept. It cannot be the sole objective of the company. It is suffer from the following limitation. First, vague term. The definition of profit is not clear, ambiguous. Does it mean short term or long term? Does it refer to profit before tax or after tax? Total profit or profit per share? Not clear. Timing, profit, timing of return. It does not make a distinction between return received in the different time periods. It gives a no consideration to the concept of time value of money and the profit received today and profit received in future. आज प्रॉफिट रिसीव करो, 4 साल बाद रिसीव करो, आपके लिए मतलब एक ये बिकॉज आप टाइम वैल्यू ऑफ मनी इग्नोर करते हैं।
risk of the project, there are a direct relationship, risk and return. Higher risk, higher possibility of profit, indicates the leads to higher possibility of profit. Profit maximization ignores the risk factor of the project. Narrow concepts. Why? It failed to take into account the social consideration as well as ethical trade practices. If these factors are ignored, firm cannot survive for the long run. Profit is a product of profit is calculated after some subjective adjustments. Like provisions or depreciation, ये सब सब्जेक्टिव है. After subjective adjustments, provision, depreciation, तो ये था लिमिटेशन ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कॉन्सेप्ट. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. व्हाई प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज नॉट अ प्रॉपर ऑब्जेक्टिव, लिखना पड़ेगा. But criticize the profit maximization concept. Although this profit maximization concept have the following two advantages. क्या? It is easy to calculate. Profit आप लोग accounts के स्टूडेंट हैं तो आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं. Easy to determine link the financial decision and the profit. मतलब वैल्यू ऑफ द फर्म, फाइनेंशियल डिसीजन के साथ वैल्यू ऑफ द फर्म करेक्ट करना थोड़ा टेक्निकल स्किल की जरूरत है. लेकिन कोई बिजनेस लेने से प्रॉफिट अगर बढ़ गया तो आप डायरेक्टली बोल सकते हैं इस बिजनेस के लिए प्रॉफिट कितना बड़ा है. लेकिन वैल्यू ऑफ द फर्म कितना बड़ा है ये आप डायरेक्टली नहीं बोल सकते. कंपनी का डिसीजन लेने से वैल्यू ऑफ शेयर बढ़ गया है, लेकिन एग्जैक्टली उसी कारण के लिए हुआ और नहीं है, ऐसा कोई डायरेक्ट रिलेशन आप नहीं दिखा सकते. लेकिन हाँ, आप फाइनेंशियल डिसीजन से जो प्रॉफिट बढ़ रहा है, मतलब कोई न्यू प्रोडक्ट में काम करने से प्रॉफिट अगर हो रहा है तो आप दिखा सकते हैं सर इस डिसीजन से मेरा प्रॉफिट हुआ है. नाउ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, दैट इज वैल्यू मैक्सिमाइजेशन. The shareholders value maximization model holds that the primary goal of the firm is to maximize the market value of the firm. Business decisions should be taken to increase the net present worth of the firm. Hence, the objective of the financial management is to maximize the wealth of the firm, hence maximize the wealth of the shareholder. The maximum financial decision should be taken to maximize the shareholder wealth. Financial decisions like investment, financing, and dividend decision are interrelated and jointly these decisions have an impact on the wealth of the shareholders. Wealth is expressed by the following term, that is A1 by 1 by K plus A2 1 by K square, A3 1 by, ये क्या है बेसिकली? What is the A 1 plus K.
1 plus k to the power 1. First year, second year, third year, fourth year, fifth year, last year. So 1, 2, 3, 4, n up to nth year. Okay, तो दैट इज के क्या जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है यहाँ पर जो के अप्रोप्रिएट डिस्काउंट रेट वो टाइम वैल्यू को भी यहाँ पर टाइम वैल्यू कंसीडर किया, दैट्स व्हाई नेट प्रेजेंट वैल्यू, और के आपका रिस्क फैक्टर भी कंसीडर करता है। तो वैल्यू ऑफ द फर्म क्या होता है, ऑल कैश फ्लो, मैंने प्रॉफिट नहीं लिया, कैश फ्लो लिया है, सो दैट इज द रीजन। तो यहां पर मैंने कैश फ्लो लिया है, तो ए बाई डिस्काउंटिंग फैक्टर मैंने इस्तेमाल किया है। अगर पर ये फाइनाइट लाइफ अगर होता है, अगर वही इनफाइनाइट लाइफ है, W इक्वल टू ए बाई, आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, दैट इज के, कुछ देर पहले ही कराया था, दैट इज इनफाइनाइट लाइफ। अगर इनफाइनाइट लाइफ है तो ए बाई के, और फाइनाइट लाइफ है तो ए। तो यहां पर आपने प्रेजेंट वैल्यू कंसीडर किया, प्रॉफिट को कंसीडर के जगह आपने कैश फ्लो को कंसीडर किया, मतलब कोई एक्रूअल एडजस्टमेंट नहीं लगेगा, कोई सब्जेक्टिव जजमेंट नहीं आएगा ऑन द बेसिस ऑफ कैश फ्लोज। तो वैल्यू मैक्सिमाइजेशन सुपीरियर क्यों है फ्रॉम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द वैल्यू मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म consider all future cash flows. The firm that wishes to maximize the shareholder wealth may pay regular dividend, whereas the firm with the objective of profit maximization may refrain from dividend payment to the shareholder. Refrain मतलब नहीं करेगा। Shareholder would prefer an increase in the firm's wealth against its generation of increasing flow of profit. Why it is superior? हटाओ, तुम लोगों को अलग से मैं लिख दे रहा हूं, तुम लोगों से नहीं होगा। This concept consider the cash flows from the project rather than accounting profit. दूसरा, this concept considered the time value of money by applying the discounting concept with the cash flows. Next, this concept consider the risk element in the business while utilizing
while calculating cost of capital, that is K. This concept is applicable for both profit both for business and NPOs, non-profit seeking organization. Hence, financial management role in NPOs, non-profit organizations. It considered social objective of the firm. It considered the maximization of value of share. ओके, मैंने शॉर्ट करके आप लोगों को लिख दिया. However, this concept suffers few limitations. क्या? It offers no clear relationship. जो मैंने बोला था, फिनेंशियल कौन सा डिसीजन से मेरा शेयर का वैल्यू बढ़ रहा है, यू कैंट आइडेंटिफाई. लेकिन हाँ, आप सोच सकते हैं बढ़ रहा है, लेकिन कैसे? जैसे प्रॉफिट के साथ बिजनेस डायरेक्ट दिखा सकते हैं, ऐसा डायरेक्ट नहीं यूज कर सकते. यूज एज अ प्रेडिक्टर फॉर वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर. द ऑब्जेक्टिव कैन लीड टू द मैनेजमेंट एंजाइटी एंड फ्रस्ट्रेशन. मैनेजमेंट इतना टेंशन में क्यों आता है, मैनेजमेंट लोग इतना हार्ट अटैक क्यों होता है? बिकॉज उसके दिमाग में क्या वैल्यू, बिजनेस का वैल्यू बढ़ रहा है और घट रहा है. उसका डिसीजन से अगर बिजनेस का वैल्यू घटेगा तो शेयर होल्डर वो लोगों को तो खा लेगा, उसका नौकरी से आउट कर देगा, वो बाल बच्चे लेके कहां पर जाएगा. Hence the maximization of the firm's value is viewed as a proper goal of the firm. The profit maximization can be considered as a part of wealth maximization strategy. मतलब बेस्ट स्ट्रैटेजी है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन. हाँ, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को एज ए पार्ट आप सोच सकते हैं. क्लियर? तो एक क्वेश्चन रहेगा ही 100%. व्हाट इज ना, एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल, सर ये कौन सा चैप्टर का है? कौन सा चैप्टर का है जो आपने कराया है? बेटा ये फर्स्ट चैप्टर का है. फर्स्ट चैप्टर मतलब जिस दिन मैंने क्लास शुरू किया, मेरा पढ़ाने का तरीका इस कारण के लिए अलग है. मैंने अभी उस टाइम ये सब आप लोगों को कुछ नहीं कराया था. व्हाई? बिकॉज आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट ही नहीं था. उस फर्स्ट डेट सेकंड डेट में आपको ये कॉन्सेप्ट हुआ था डिस्काउंटिंग चैप्टर? नो. ग्रेजुअली आपने डेवलप किया. आज आपको समझने में इजी लग रहा है, लेकिन उस टाइम अगर मैं करा था तो आप लोगों को कठिन लगता. ये चैप्टर 1 का है, और चैप्टर 1 का एक ही पार्ट मैंने ऑफ करके रखा था, दैट वन. ये अब इंटरनल के लिए बोल रहे हैं ना? सॉरी ना, फाइनल जो भी पढ़ाया फाइनल खत्म स्टोरी. ओके सर. ओके, इसके साथ आप लोगों के साथ मेरा
सर इंटरनल में क्या आएगा? इंटरनल में क्या बोला थे बेटा? कैपिटल बजटिंग वर्क एंड कैपिटल वर्किंग बजटिंग कैपिटल वर्किंग कैपिटल था सर। वर्किंग कैपिटल ना? ठीक है सर। ओके, इसके साथ आप लोगों के साथ कोई सवाल? नो सर। इसके साथ आप लोगों के साथ मेरा वर्किंग कैपिटल फाइनेंशियल मैनेजमेंट पूरा 100 मार्क्स खत्म हुआ, सॉरी 80 मार्क्स खत्म हुआ। जहां पर मेरा पार्ट था 70, 10 मार्क्स था मैम का, तो मेरा 70 पूरा कंप्लीट हुआ। इंट्रोडक्शन से लेके टाइम वैल्यू ऑफ मनी वेरी इंपॉर्टेंट, कैपिटल बजटिंग, वर्किंग कैपिटल, लेवरेज, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। क्वेश्चन का पैटर्न फाइनल का मैं बोल ही देता हूं। क्वेश्चन पैटर्न, क्वेश्चन पैटर्न ग्रुप ए आप लोगों को मिलेगा 4 questions into 10 marks, that is equal to 40. Group B, Group B, 2 questions $20 marks equal to 40. यहां से आपका क्वेश्चन आएगा वर्किंग कैपिटल, एनपीवी, कैपिटल बजटिंग, जिसके भीतर आप लोग को लगेगा IRR, एनपीवी, डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड, कैपिटल सीआर मतलब कैपिटल रशनिंग, याद है करा था, डिविजिबल नॉट डिविजिबल। यस सर। यस सर। ओके, दूसरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल, डिविडेंड डिसीजन, लेवरेज, ओके। यहां से क्या आएगा? टाइम वैल्यू ऑफ मनी, कैपिटल बजटिंग का दूसरा पार्ट क्या है सर? कैपिटल बजटिंग का दूसरा पार्ट पे बैक पीरियड, accounting rate of return 100%, then decisions of financial management, रहेगा ही goals of financial management, the objective of financial management, data management, strategies of working capital, trading on equity, theories of capital structure, determinants of optimum capital structure,
लीवर है, जिया से भी रह सकता है। डन। तो ये आपका फाइनल का क्वेश्चन पेपर, फाइनल। एग्री? यस सर। ग्रुप ए, ग्रुप बी, हड़बड़ी मत करना, ठीक हो जाएगा। और इंटरनल का तो मैंने बोल दिया है, इंटरनल 2, उसका सिलेबस क्या है? कैपिटल बजटिंग, वर्किंग कैपिटल सर। वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। क्लियर बेटा? यस सर। और कुछ आप लोगों को पूछना है? नो सर। इसके साथ आप लोगों के साथ मेरा रिलेशन खत्म होता है, और भी मैं आप लोगों को क्लास का लिंक नहीं दूंगा, और भी क्लास करने के लिए कभी नहीं बोलूंगा। दैट इज द लास्ट क्लास मेरे साथ। थैंक यू टू ऑल। आप लोगों ने जो 3 साल तक मेरे ऊपर भरोसा रखा था, कितना हद तक मैंने किया मुझे पता नहीं, लेकिन ये बिलीव करके जाओ, जितना मुझसे हो सकता था उतना मैंने किया है। और भी ज्यादा करते तो पॉसिबल बेटर रहता, लेकिन इससे ज्यादा तुम लोगों का सर से होता नहीं। जितना मेरा नॉलेज था, जितना मेरा ज्ञान इधर उधर से मैंने सिक्योर किया था, मैंने सब आप लोगों को देके गया। अब आप क्या करेंगे आपका करियर में, ऊपर वाला ही जानता है और आप जानते हैं। मेहनत से काम कीजिएगा। अभी भी आप लोगों को याद है जिस दिन लॉकडाउन हो गया था 15 मार्च, आप लोगों का एक दो स्टूडेंट मुझको रास्ते में बोला, सर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग तो कहीं पर कुछ नहीं करते, हम लोग तो यहाँ पर आप लोगों के भरोसे थे। बिकॉज उस टाइम तो कंफर्म नहीं था ऑनलाइन एग्जाम होगा और क्या होगा। दो लड़की बोला हम लोग जानते एएस है और ठीक कुछ करेगा वहां पर। तो 7 कॉलेज शुरू किया, 8 महीना 9 महीने बाद हम लोगों ने ये खेला शुरू कर दिया था सिर्फ 2 दिन के भीतर। आप लोगों का भरोसा, आप लोगों का विश्वास, व्हाटएवर में भी, वो हम लोग मेरे लिए और मेरे डिपार्टमेंट के लिए बहुत मायने रखता है। होप आप लोगों का करियर बहुत अच्छा हो। बेस्ट ऑफ लक एंड बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू। आप लोग बहुत तरक्की करें। बाय द वे, लास्ट क्लास का मतलब फॉर्मली मेरा लास्ट क्लास हो गया। इसके बाद आप लोग अगर कुछ चाहते हैं, कुछ जरूरत है पर प्रॉब्लम है, आप लोग मुझे फोन कर सकते हैं। और अगर आपको क्लास लगता है तो आप लोग सब मिलके जो जो लोगों लगेगा आप बोलेंगे तो आप मेरे साथ बात कर सकेंगे। अकाउंट्स में भी मेरा जितना तजुर्बा था मैंने आप लोगों को दे दिया है। आप लोगों के पास साथ मैंने एक बहुत जगह में बहुत सख्ती किया है, स्पेशली फॉर द अटेंडेंस। मैंने आप लोगों को पहले भी कहा था, ये कॉलेज एक ऐसा था जहां पर एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट का नाम भी नहीं जानता था। फाइनल ईयर के टाइम एक साथ जब एग्जाम देने के लिए बैठता था, वो लोग पूछ रहे थे तू खिदीरपुर कॉलेज का है? बोला हाँ। बोला मैंने तो एक बार फॉर्म फिलअप के टाइम गया था। आज आप लोग जितना स्टूडेंट है, जितना स्टूडेंट को मैं पूछता हूं, हर स्टूडेंट का नाम जानता है। हर स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट के साथ बात करता है। हम लोग चैलेंज करके मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को प्राइवेट ट्यूशन छुड़ाया है, मोस्ट ऑफ द, ऑल नहीं। तो ये सब टीचर का मिली भगत है जो आप लोगों को मिला है, जो ऑनेस्टी से हम लोगों ने करने की कोशिश किया। होप आप लोग आपका करियर में उतना ही ऑनेस्टी आप दिखाएंगे। जब बहुत कुछ अच्छा बन जाएंगे, ऑब्वियसली डिपार्टमेंट में आइएगा, डिपार्टमेंट को देखिएगा। अगर डिपार्टमेंट कुछ आप लोगों के लिए किया है
तो नौकरी पाने के बाद ऑब्वियसली डिपार्टमेंट का फ्यूचर, यहाँ का लोगों को देखिएगा। आप लोगों का हेल्प से ही ये कॉलेज बन सकता है। मैं तो यहां पर नहीं रहूंगा, लेकिन यहां के लोगों के लिए आप लोगों का एफर्ट, आप लोगों का कोऑपरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके साथ मेरा पाठ समाप्त होता है, और कोई ज्ञान नहीं, जो था दे दिया। चलिए चाहता होते हैं फॉर द लास्ट अटेंडेंस। ओहो